नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं द केके न्यूज यूपी से खेती किसानी के विषय में कृषि वैज्ञानिक कह लीजिए, किसी मोटिवेटर कह लीजिए, राम प्रकाश तिवारी जी हैं, क्रांति सिंह जी हैं। ये रामनगर धौरहरा के निवासी हैं और बीज के लिए, पेड़ के लिए इनका बहुत ही अच्छा शोध कार्यक्रम चलता रहता है। धान का बीज है, गेहूं का बीज है, पपीता की खेती आजकल ये नई कुछ स्टार्ट करवाए हैं जो बता रहे हैं। पपीता की खेती भी, आपको पपीता भी दिखाएंगे। पपीता क्रांति सिंह जी आपको पपीता का पेड़ दिखा रहे हैं। ये पपीता की खेती से बता रहे हैं, बड़ी फायदेमंद है। क्रांति जी दिखाइए आप जरा सा। आज इसी विषय में ऊपर की, जहाँ ये पपीता का पेड़ है, ये राम गोपाल जी, क्रांति जी दोनों लोग इस समय गांव में बैठ करके ये सैकड़ों लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। आज मैं इनसे मिला रहा हूँ। राम प्रकाश जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप बताइए, बीज, दवा, दुकान, खेती, किसानी विषय में क्या है, कैसे? सबसे पहले तो हमारा आपको सादर प्रणाम और प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं राम गोपाल तिवारी और मेरा परिचय सूक्ष्म ये है कि मैं एक जो है बीज पे और जो बागवानी की फसलें हैं, इन पे जो भी मेरे गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है उनको आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। जैसा कि अभी भैया ने कहा है जैसा कि अभी भैया ने कहा है, दो विषयों पर हमसे जानकारी लेने के लिए जो समसामयिक हैं, उनमें एक तो प्रमुख है धान की फसल। मैं आपको बहुत सूक्ष्म समय में बताऊंगा कि प्रिय किसान भाइयों, आपकी सर्वाधिक समस्या आती है धान की नर्सरी का आपके खेत में मरना। वो समस्या से बचने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि जब आप जिसमें नर्सरी करना है, पहला तो नर्सरी आपको लगाने वाले खेत के 20वें हिस्से में करनी है। दूसरा, आपको उसमें कम से कम 2 बार पहले से उसकी जुताई गुड़ाई करके, पानी भर के जुताई गुड़ाई करनी है, जिससे कि उसके अंदर की जो गर्मी है वो नियंत्रित आ जाए। तीसरा जो मेरा अनुभव रहा है इतने लंबे सालों का, वो ये है कि नर्सरी बिल्कुल ना मरे। उसका कारण आप ये मानिए कि जब आप नर्सरी डालना शुरू, जिस दिन आपको डालना हो उस दिन जब आप पानी भरें तो उसकी मैवाई खूब करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैवाई करें। तो आप देखेंगे कि उसमें सफेद सफेद बुलबुले निकल रहे हैं, एक झाग टाइप का। वो झाग टाइप का जब खूब निकल के बाहर हो जाए, तब आप उसमें जो है अपनी नर्सरी के, जो कि आपका 24 घंटे पानी में भीगा हुआ और लगभग 24 से 36 घंटे आपके जूट के बोरे में छापा हुआ बीज रखा हो, छोटे छोटे उनमें अंकुरण निकल आए हों, तब जो है आप, हाँ ये भी ध्यान रखें कि अंकुरण इतने बड़े ना हो जाएं कि वो जो है, तो नहीं जाएगा, वो अंकुरण इतने बड़े ना हो जाएं कि आपस में इतने फंस जाएं कि उनकी बुआई करते समय वो टूट जाएं। तो इस बात का ध्यान रखें और नर्सरी की बुआई हमेशा शाम के समय में आप करें। अमूमन बीज फिलहाल उपचारित होते हैं। अगर वो बीज आप उपचारित करना चाहते हैं तो एक आपको कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, उसका जो है आप 1 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उसी पानी में डाल के जब आप भिगोने जा रहे हो तो आप उसको डाल दीजिए, तो तमाम बीज जनित रोगों से वो आपके नर्सरी को बचाएगी। अब आता है कि फिर आप क्या करें, जब आप नर्सरी डाल चुके हैं, शाम को डालें नर्सरी, जल भराव ना होने दें, इतना ही पानी लगाएं कि आप उस पानी को काट दें और पानी आपका बाहर निकल जाए। जब आपकी नर्सरी में पहली जो नोक वाली पत्ती होती है वो निकल के जैसे दूसरी पत्ती निकलना शुरू करे, उसी टाइम पे आप जो है कार्बेंडाजिम नाम की जो आपकी ये दवा है, पुनः आप ले लें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और स्टेप्टोसाइक्लिन नाम की जो दवा है, उस दवा को आप जो है, वो दवा फिलहाल एक पैकेट जो है वो तकरीबन 60-70 लीटर पानी के लिए हो जाती है, तो बहुत सूक्ष्म मात्रा उसकी लगती है। उसको लेके एक स्प्रे आप इसमें अपनी नर्सरी में कर दीजिए। आप ताजुब मानेंगे कि आपकी नर्सरी में फिर कोई बीमारी नहीं लगेगी। और ये ध्यान रखें कि बचाव जो है वो उपचार से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि भैया जब आप नर्सरी में आपके रोग लग जाएगा, उसके बाद आप दवा डालेंगे। कई किसान बंधु हमारे होते हैं कि जब तक ऐसा कुछ नहीं दिखा तब तक नहीं करते। नहीं, आप जब तब डालेंगे तो आपकी नर्सरी भी उसमें मरी रहेगी और आप दवा का खर्च भी आप पे आएगा। ऐसे आपका बहुत सामान्य खर्च में ये काम आपका हो जाएगा। वर्तमान समय में, कम समय में कौन सी धान की अच्छी वैरायटी है
जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं किसानों को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित प्रजातियाँ हैं, जिनमें मोटे धान में नरेंद्र 359 है, सरजू 52 है और मध्यम अवधि में आपको बीपीटी 5204 जिसे हम सांभा मसूरी कहते हैं, ये है। और लंबे समय अवधि जहाँ जलभराव रहता हो, वहाँ पर एमटीयू 7029 नाम की प्रजाति है। इन प्रजातियों की किसान खेती कर सकते हैं। बाकी कुछ विशेष प्रजातियाँ भी हैं, जिनका अभी अनुमोदन हुआ है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उनका अगर किसान कर रहे हो तो सीमित मात्रा में करें। प्राइवेट फर्म भी हैं जो बहुत अच्छा बीज बनाती हैं और वो किसानों को बीज देती हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों लोग सरकार और जो प्राइवेट हैं, दोनों सेक्टर मिल करके अच्छा बीज दे रहे हैं। आप जो है उनको करें। आप भी शायद बीज का शोधन, निर्माण या पैकिंग करते हैं क्या? जी, वो हमारी अपनी महादेव एसी एंड एबीसी नाम से एक फर्म है, जिनमें हम किसानों को एक अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन चूंकि ये पॉडकास्ट आज इसलिए इसका विषय बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हमने वो नहीं बताया। लगेगा कि मैं स्वयं का वो कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, नहीं, जो किसान के हित में आप बताइए। किसान बंधु, आप हमारी फर्म का भी जो बीज आता है, आप उसे ले सकते हैं। बहुत अच्छा है, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। 120 से 25 दिन में पैदावार हो जाएगी और ये मिश्रा जी के यहाँ भी आज बीज जाएगा और ये अपने यहाँ लगाएंगे। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि होता क्या है कि आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में सारे बीजों को एक साथ डालना शुरू कर देते हैं। नहीं, जो धान 150 से 60 दिन का होता है उसको आप लास्ट मई तक डालें। जो धान 130-35 दिन का होता है आप उसे 2-4 जून में डालें। जो धान आपका 120 दिन का होता है उसे आप लगभग 10 जून के करीब में डालें, क्योंकि बहुत जल्दी अगर आप कम अवधि के धान को डाल देंगे तो बाद में बारिश में गिरना या नुकसान होना, ऐसी समस्या भी आपको आ सकती है। तो आप जो है इस पर ये काम करें। और प्रमुख बात है कि ये ध्यान रखे रहें कि आपके खेत में यदि भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध सनई ढैंचा का बीज मिल जाए तो आप उसे अभी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 25-30 दिन बाद आप उसकी जुताई कर सकते हैं। और अब मैं भैया से चाहूंगा कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं तिवारी जी कि जैसे वर्तमान समय में धान के रुपाई के लिए बीज डालने का काम, नर्सरी तैयार करने का काम शुरू हो रहा है। आप हमको ये बताइए, चूंकि बरसात हर साल जो है कम हो रही है, देर से हो रही है, इस मौसम में आपके यहाँ सीड कौन सा अच्छा है या सरकार के यहाँ सीड कौन सा अच्छा है? किसान कौन से बीज का प्रयोग करें ताकि पानी उनमें कम लगे? बिल्कुल। निश्चित तौर पे भैया ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसके विषय में लोगों को कम संज्ञान है। प्रजातियां, सही बात तो ये है, कोई खराब नहीं होती। खराब ये होता है कि अगर आपने असमय रोपाई करी या असमय बारिश आई, दो चीजें प्रमुख होती हैं। तीसरा क्या होता है, नत्रजन का प्रयोग। कई किसान बंधु हमारे जो है वो अपनी फसल को काफी हरा भरा और बड़ा दिखाने के लिए, ये बड़ा आपने गंभीर विषय उठाया है, चूंकि नत्रजन की इस समय भारत सरकार भी बात कर रही है कई विषयों को लेकर के। ये बहुत गंभीर है, प्लीज इसे आप ऐसा ले कि ये मैं जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उन्हीं पे बात कर रहा हूं। आप लोग इसे अलग से आधा मिनट सुन लें। आप लोग यूरिया का प्रयोग अनुशंसित रूप से तकरीबन कमोबेश फसलों में 120 किलो नत्रजन की सिफारिश लगभग की जाती है, किसी में थोड़ी कम, किसी में ज्यादा। उसको अगर आप गुणा करके देखेंगे तो तकरीबन ये आएगा 25 किलो प्रति बीघा के औसत आकार पे। जबकि मेरा मानना है मिश्रा भैया कि तमाम किसान एक ही बार में जब डालते हैं तो एक बार में वो 15 किलो बीघा यूरिया डालते हैं और 3 बार कम से कम डालते हैं तो 45 किलो चले जाते हैं। इसलिए यूरिया का प्रयोग अत्यधिक करने से आपकी फसल अत्यधिक नहीं पैदा होगी, आप इसे लिख लीजिए। वानस्पतिक प्रवर्धन उसका ज्यादा होगा, रोग बीमारियां ज्यादा आएंगी। कीट जो आते हैं वो यूरिया की वजह से फसल थोड़ी नरम और हरी भरी दिखती है, तो कीट भी तब ज्यादा आते हैं। और एक विशेष रूप से मैं आप सभी किसान बंधुओं को सलाह देना चाहूंगा, कृपया आप अगर खेती करते हैं एक स्प्रे मशीन ले लीजिए। सरकार की योजना में छूट में भी आती है। हमारे माननीय जिला कृषि अधिकारी महोदय के यहाँ आप जाएंगे या मिलेंगे या उनके सेंटर्स पे जाएंगे तो आपको मिलेगी। आप एक मशीन लीजिए जो छूट योजना के तहत है, उसको लेकर के आप मात्र 2% यूरिया का घोल
2% का मतलब हो गया 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया आपको घोलनी है। उसके साथ आप चाहें तो 1-1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप जिंक का भी घोल कर सकते हैं। और इसको आप करेंगे तो आप ताजुब देखेंगे कि आपकी यूरिया का जो जितना आप खरीदते हैं उसका दशांश भी आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। माने एक बोरी मतलब जो सीधे यूरिया छीटी जाती ना छीट के घोल बनाया जाए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। 2% घोल में ये परीक्षित फार्मूला है। कृपया इसे आप लोग अगर चाहें तो 2-4 बिस्से में करके मेरे इस निवेदन को माने। राष्ट्र आपका है, देश आपका है, मिट्टी आपकी है और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि भारत अकेला देश है जहां हम धरती को माता कहते हैं। तो धरती माता खराब ना हो, ऊसर ना हो, बंजर ना हो, इनके लिए भारत सरकार तो अपनी योजनाएं चला रही है, कृषि विभाग अपनी योजनाएं चला रहा है, लेकिन जागरूकता हमारे किसान बंधुओं में भी आने की जरूरत है। मात्र 2% के घोल से जो आप सीजन में 10 बोरी यूरिया खरीदते हैं, मैं दावा करता हूं कि आपका 1-1.5 बोरी यूरिया में पूरी फसल पैदा हो जाएगी और शायद उससे ज्यादा अच्छी होगी। और एक आता है 19-19-19 करके एनपीके का पाउडर फार्म आता है, जो तमाम प्राइवेट कंपनीज भी और जो हमारी इफको की समितियां हैं वहां मिलता है। वो तकरीबन 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाते हैं। तो सामान्यतः पोटास आपको कम सुलभ हो पाती है, तो और थोड़ा शायद महंगी भी है। तो आप अगर एनपीके का 19-19 का स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में ध्यान दीजिएगा पोटास के उपलब्धता से रोग बीमारियां कम आती हैं फसलों में, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इससे कहीं ना कहीं जैसा कि भैया का पेज है, अगर मेरी बात 1000 किसान ने भी मान ली तो मैं मानता हूं कि तकरीबन 10,000 बोरी की यहाँ पर बचत की जा सकती है। इससे यूरिया बहुत डालने का मतलब आपने कोई विजय श्री नहीं प्राप्त की है, बल्कि अपनी मिट्टी को खराब कर रहे हैं, अपने पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। तो यूरिया आवश्यक अंग है पौधे का, इसे भी मानिए, बिना यूरिया के नहीं है, लेकिन उसकी अति बुरी है। तो कृपया स्प्रे वाले फार्मूले को आप अपनाएं। मशीन को सब्सिडी में सरकार दे रही है। हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय लगभग ऑनलाइन रहते हैं या आप उनका भी पॉडकास्ट करते ही रहते हैं, तो उनके यहाँ से उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो अन्य अधिकारी हैं, वो सभी आपका सहयोग करेंगे और आप मशीन लें और स्प्रे करें। एक बात आपने बहुत सही बताई, सरकार भी चाह रही कि यूरिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, हम लोग ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, हम भी डालते हैं 15-20 किलो एक बार में 1 बीघे में। वास्तव में ये संकट खेतों के लिए है, उपज कोई बहुत नहीं बढ़ रही है। तो सरकार इसके लिए क्यों नहीं प्रचार प्रसार करती? आप लोगों का कोई एनजीओ काम नहीं करता? जैसे किसान बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको जब तक आप डेवलपमेंट जब तक बताएंगे नहीं कि हम किससे हानि है किससे फायदा है, तो आज सरकार या आप लोगों का कोई ऐसा एनजीओ वगैरह देहात में या कार्यशाला वगैरह नहीं चलती है क्या? नहीं, पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि मेरा एक ट्रस्ट भी है जो श्री गोस्वामी तुलसीदास सेवा सदन ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके अंतर्गत हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको बताते हैं जो हमारी अपनी सीमित क्षमताएं हैं, उसके तहत हम करते हैं और ढेर सारे लोगों को करते हैं। आने वाले सत्र में हम आपको भी आमंत्रित करेंगे और यहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में हम किसान बुला के करेंगे, जिसमें आप भी रहेंगे। और उस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ही है कि एग्रीकल्चर में कैसे विविधता लाई जाए। और आप अगर अगली सलाह मांग रहे हैं तो मैं तो निवेदन करूंगा कि जो हमारे खाद की दुकानें हैं वहां पर वो खाद के दुकानदार भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत कठिन बात नहीं है, राष्ट्र आपका है, मिट्टी आपकी है, स्वयं भी आप बता सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करूं तो एक एक वो जो बोर्ड बनता है आजकल ये फ्लेक्स वाला, इसका छोटा छोटा बोर्ड जो है वो अगर दुकानों पे लगाया जाए तो तमाम लोग पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ साक्षरता दर काफी अच्छी है, हो गई है। और इसे और सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि आप जो भी मीडिया कर्मी हैं जिनके आपके फेसबुक पेज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इन लोगों के माध्यम से ऐसे ही पॉडकास्ट करवा के और किसानों तक आप लोगों की रीच है काफी अच्छी। ऐसे जब व्यवहारिक भाषा में, हो सकता है वैसे किसान कम पढ़े, लेकिन अगर व्यवहारिक भाषा में आपके वीडियो जाएंगे तो किसान जो है उसे सुनता है और इसे मानेगा कि मतलब किसान तक सिर्फ बात को सही तरीके से पहुंचाना महत्वपूर्ण है, पहुंच जाए वो मानेगा, इससे आप तय मानिए। ये आप थे कृषि सलाहकार, बीज निर्माता तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि यूरिया का प्रयोग और धान के बेरन कैसे, उसकी नर्सरी कैसे डाली जाए।
फिर आपको अगले पोस्ट में थोड़ा सा एक बात और कहना चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन प्लीज इसे भी सुन लें। कृषि में विविधता आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर विविधता नहीं आएगी, मान लो हमारी आपकी, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं, सबसे पहले खेती मेरे पास भी है। अगर मान लो हमने एक फसल इतनी ज्यादा पैदा कर ली जो बहुत हो गई, तो बहुत हो गई तो ऐसी कोई व्यवस्था तो होती नहीं कि वो बहुत फसल का कोई बहुत कुछ किया जा सकता है। एक तरीका है कि मान लो आपने इतना ज्यादा पैदा कर लिया, बहुत सरप्लस हो गया, तो कृपया, जैसे अभी हमने एक पपीते का पेड़ आपको दिखाया था, अभी उसके बाद में बात करते तो कहने का मतलब ये है कि आप कृषि में आप लोग कृषि में विविधता लाएं और कृषि को जो है अलग अलग तरीकों से करें। आज हमारे साथ मिश्रा भैया ने अपना आशीर्वाद प्रेषित किया है। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मुझे अपने पढ़ाई के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा और जो मिला है या मिलता रहेगा, मैं आप लोगों के बीच में अपने छोटे से इस जानकारी को लगातार शेयर करता रहूंगा। बाकी किसी जानकारी के लिए भैया उसमें नंबर डाल देंगे, आप लोग फोन भी करेंगे तो आपको ये सेवा मिलती रहेगी जानकारी। किसान भाइयों से मेरा भी अनुरोध है कि आप तिवारी जी ने जैसा बताया है, यूरिया खाद का प्रयोग कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस हिसाब से किया जाए, सीधे ना डाल करके उसको स्प्रे किया जाए, ये अच्छी जानकारी है। और मैं आपको फिर कभी और भी विषय में विस्तार से 10-15 मिनट का पॉडकास्ट करूंगा, इनसे जल्दी ही फिर मिलूंगा। क्योंकि मैं देखता हूँ खेती किसानी के लिए कोई मीडिया कर्मी या कोई कुछ ज़्यादा इस पर प्रचार प्रसार नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं गांव देहात से आता हूँ, शहर में आता हूँ, और मैं जानता हूँ आज भी 70% किसान अगर अनाज ना पैदा करें तो हमारा देश की ग्रोथ गिर जाएगी, देश की इकोनॉमी गिर सकती है। तो मैं खेती किसानी पर जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो डालूंगा। अभी मैं तिवारी से एक दूसरा पॉडकास्ट करूंगा कि खेती किसानी के साथ कैसे सह फसली खेती है, उसमें फल कैसे आवे, कैसे का बागवानी कैसे की जाए, इस टाइप में मैं इनसे बात करूंगा। तब तक मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप देखते रहिए द केके न्यूज़ यूपी।